नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम, एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, जैव विविधता। मतलब पृथ्वी पर जीवन का जो पूरा ताना बाना है, उस पर। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इस पर काफ़ी जानकारी है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसमें से जो सबसे ज़रूरी, सबसे दिलचस्प बातें हैं, वो आपके सामने रखें। जी। तो आइए समझते हैं कि ये जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी, ये असल में है क्या चीज़? हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? और इसे बचाने के लिए क्या हो रहा है दुनिया में और खासकर भारत में? बिल्कुल। और ये पड़ताल हमें दिखाएगी कि भई जीवन कितना विविध है, कितना अनोखा है और कैसे सब कुछ, हर छोटा बड़ा जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कुछ हैरान करने वाली बातें भी होंगी और हाँ, संरक्षण की जो चुनौतियां हैं, उन पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये जैव विविधता, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? देखिए, आसान भाषा में कहें तो मतलब पृथ्वी पर जितने भी तरह के जीवित जीव हैं, चाहे वो जमीन पर हों, पानी में हों, हवा में हों, पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि छोटे छोटे बैक्टीरिया और फंगस भी, उन सब में जो विभिन्नता है, जो विविधता है, उसी को जैव विविधता कहते हैं। अच्छा। और इसमें सिर्फ अलग अलग प्रजातियां ही नहीं आती, बल्कि एक ही प्रजाति के अंदर जो फर्क होते हैं, जैसे हम इंसानों में ही देख लीजिए, सब कितने अलग दिखते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो हुई आनुवंशिक विविधता। फिर अलग अलग तरह के जो माहौल हैं, जैसे जंगल, रेगिस्तान, तालाब, पहाड़, ये हैं पारिस्थितिक विविधता। ये सब मिलकर ही जैव विविधता बनती है। आपने आनुवंशिक विविधता की बात की, ये सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लगता है। क्या इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? वो बॉटलनेक प्रभाव जैसी कोई चीज होती है ना। हाँ, बिल्कुल। बॉटलनेक इफेक्ट इसका एक अच्छा उदाहरण है। सोचिए, मान लीजिए किसी जानवर की आबादी है और किसी वजह से कोई बीमारी आ गई या कोई बाढ़ आ गई, अचानक उनकी संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई। तो जो कुछ गिने चुने बचेंगे, उनमें कुल मिलाकर जो जेनेटिक वैरायटी होगी, वो भी तो बहुत कम हो जाएगी ना। हाँ, जाहिर है। अब अगर भविष्य में उनकी संख्या फिर से बढ़ती भी है, तो भी उनके पास वो पुरानी वाली जेनेटिक विविधता नहीं होगी। वो एक सीमित जेनेटिक पूल से ही आगे बढ़ेंगे। इसी को बॉटलनेक इफेक्ट कहते हैं। अच्छा। और इसका नुकसान ये है कि उनमें आपस में ही प्रजनन, इनब्रीडिंग का खतरा बढ़ जाता है, जिससे कई तरह की आनुवांशिक बीमारियां सामने आ सकती हैं और ये पूरी प्रजाति के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो हाँ, ये आनुवांशिक विविधता बहुत जरूरी है किसी भी प्रजाति के लंबे समय तक टिके रहने के लिए। समझी। मतलब सिर्फ प्रजातियों की संख्या गिनना ही काफी नहीं है, उनके अंदर जो जेनेटिक विविधता है वो भी बहुत मायने रखती है। और आपने पारिस्थितिक विविधता भी बताई, यानी अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स। बिल्कुल। जंगल, पहाड़, नदियां, समुद्र तट, सब अलग अलग। और एक और चीज इसमें जोड़ सकते हैं, कार्यात्मक विविधता। कार्यात्मक, वो क्या होती है? कार्यात्मक विविधता का मतलब है कि अलग अलग प्रजातियां अपने माहौल में क्या रोल निभाती हैं, वो कैसे रहती हैं, क्या खाती हैं, संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करती हैं। जैसे कुछ प्रजातियां परागण में मदद करती हैं, कुछ मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं, कुछ दूसरे जीवों को कंट्रोल में रखती हैं। ये सब भूमिकाएं मिलकर इकोसिस्टम को चलाती हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आया कि जैव विविधता है क्या, पर ये इतनी जरूरी क्यों है? मतलब क्यों हमें इसकी इतनी फिक्र करनी चाहिए? यहीं पर बात सबसे दिलचस्प हो जाती है। देखिए, जैव विविधता एक तरह से हमारे ग्रह के स्वास्थ्य का आधार है। आप इसे एक बड़ी मशीन की तरह समझ सकते हैं जिसके सारे पुर्जे मिलकर काम कर रहे हैं। हर प्रजाति, चाहे वो शेर हो या एक छोटा सा कीड़ा या कोई पौधा, इकोसिस्टम में अपना कोई ना कोई काम कर रही है। ये सब मिलकर पूरे सिस्टम को स्थिर रखते हैं, संतुलित रखते हैं। और हमारे लिए, इंसानों के लिए इसके सीधे फायदे क्या हैं? अरे, फायदे तो अनगिनत हैं। सबसे पहले तो हमारे जैविक संसाधन सोचिए। खाना, जो भी हम खाते हैं, अनाज, फल, सब्जियां, मांस, मछली, सब प्रकृति की इसी विविधता से आता है। हाँ, ये तो है। दवाएं, आज भी बहुत सी जरूरी दवाएं हमें सीधे पौधों या जीवों से मिलती हैं या उनसे प्रेरणा लेकर बनाई जाती हैं। लकड़ी, ईंधन, कपड़े के लिए फाइबर, ये सब। जरा सोचिए, अगर हमारी मुख्य फसलें किसी बीमारी की चपेट में आ जाएं और हमारे पास उनके जंगली रिश्तेदार ना हो जिनमें शायद उस बीमारी से लड़ने की क्षमता हो, तो खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। बिल्कुल। खाद्य सुरक्षा सीधे तौर पर जैव विविधता पर निर्भर है। फिर सामाजिक लाभ भी हैं। मानव स्वास्थ्य को ही देख लीजिए। नई बीमारियों के इलाज खोजने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रकृति में नए अणु तलाशते रहते हैं।
अगर कोई प्रजाति खत्म हो जाती है तो हो सकता है हम भविष्य की किसी गंभीर बीमारी का संभावित इलाज हमेशा के लिए खो दें। ये तो सोचने वाली बात है। और फिर पर्यटन, कृषि, मछली पालन जैसे कितने ही उद्योग हैं जो सीधे सीधे स्वस्थ जैव विविधता पर टिके हैं। और हाँ, इसका सांस्कृतिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। दुनिया भर की संस्कृतियों में प्रकृति और उसकी विविधता का एक अहम स्थान रहा है। ये तो वाकई बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जो इतनी विविधता है, इसे वैज्ञानिक लोग मापते कैसे हैं? क्या वो बस जाकर गिन लेते हैं कि कितनी प्रजातियां हैं? गिनना, हाँ, वो एक हिस्सा है। उसे प्रजाति समृद्धि यानी स्पीशीज रिचनेस कहते हैं। यानी किसी एक इलाके में कितनी अलग अलग तरह की प्रजातियां हैं। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। अच्छा, और क्या देखते हैं? वैज्ञानिक ये भी देखते हैं कि जो प्रजातियां मौजूद हैं वो कितनी बराबरी से बटी हुई हैं। मतलब ऐसा तो नहीं कि किसी एक या दो प्रजाति की ही भरमार है और बाकी सब बहुत कम है। इसे समरूपता, इवननेस कहते हैं। एक स्वस्थ इकोसिस्टम में अक्सर कई प्रजातियां ठीक-ठाक संख्या में पाई जाती हैं। और वो ये भी देखते हैं कि जो प्रजातियां हैं वो एक दूसरे से कितनी अलग हैं। मतलब क्या वो सब एक ही बड़े समूह जैसे सारे पक्षी की हैं या अलग-अलग समूहों जैसे पक्षी, स्तनधारी, कीड़े से हैं। इसे वर्गीकरण या टैक्सोनॉमिक विविधता कहते हैं। ये मापना अलग-अलग स्केल पर भी होता होगा, है ना? जैसे एक छोटे से तालाब में और फिर पूरे देश में। हाँ, बिल्कुल। वैज्ञानिक इसे अलग-अलग स्तरों पर देखते हैं। जैसे किसी एक खास जगह की विविधता, मान लीजिए एक जंगल का टुकड़ा, उसे कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। फिर दो अलग-अलग जगहों की तुलना करते हैं कि उनमें कितनी प्रजातियां अलग हैं, वो है बीटा डाइवर्सिटी। और फिर एक पूरे बड़े इलाके जैसे एक पूरा पहाड़ या एक पूरा राज्य, उसकी कुल विविधता को गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। बाप रे, काफी तरीके हैं। हाँ, लेकिन आमतौर पर संरक्षण के कामों में प्रजातियों की संख्या यानी समृद्धि पर काफी जोर रहता है। हाँ, वो शायद गिनना आसान होता होगा। हाँ, तुलनात्मक रूप से आसान है और अक्सर ये मान लिया जाता है कि जहाँ प्रजातियां ज्यादा हैं वहाँ बाकी तरह की विविधता भी ज्यादा होगी। हालांकि ये हमेशा सच नहीं होता। और एक मुश्किल ये भी है कि प्रजाति किसे कहें, इस पर भी कभी-कभी वैज्ञानिकों में सहमति नहीं होती। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, अगर पूरी दुनिया की बात करें तो अंदाजन कितनी प्रजातियां होंगी और क्या ये गिनना वाकई इतना मुश्किल है? अरे, सटीक संख्या बताना तो लगभग नामुमकिन है। अनुमान बहुत अलग-अलग हैं। कोई कहता है 50 लाख, कोई कहता है 1 करोड़, कुछ तो 10 करोड़ तक भी जाते हैं। इतना फर्क क्यों? दिक्कत ये है कि बहुत सी प्रजातियां ऐसी जगहों पर रहती हैं जहां हम आसानी से पहुंच ही नहीं सकते। सोचिए, समंदर की कितनी गहराइयां हैं या अमेज़न जैसे घने जंगलों के ऊंचे पेड़ों पर क्या-क्या रहता होगा। हाँ, कई जीव इतने छोटे होते हैं कि दिखते ही नहीं, माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं। और कई तो दूसरे जीवों के शरीर के अंदर या ऊपर रहते हैं। उन्हें खोजना और पहचानना बहुत मुश्किल काम है। तो वैज्ञानिक अलग-अलग तरीकों से अनुमान लगाते हैं, जैसे किसी एक इलाके की स्टडी करके फिर उसे पूरी दुनिया पर प्रोजेक्ट करना। लेकिन हाँ, पक्की संख्या देना बहुत मुश्किल है। एक बात मुझे हमेशा थोड़ी अजीब लगती है कि जमीन पर समुद्र के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रजातियां क्यों हैं? समुद्र तो इतना विशाल है। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है और इसके कई कारण माने जाते हैं। एक बड़ा कारण ये है कि जमीन पर माहौल बहुत ज्यादा बदलता है। कहीं ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं सूखे रेगिस्तान, कहीं घने जंगल, कहीं घास के मैदान। हर जगह अलग तरह के हालात हैं। तो अलग-अलग माहौल में अलग-अलग जीव विकसित हुए। बिल्कुल। इस वजह से जमीन पर ज्यादा तरह के रहने की जगहें, हैबिटेट्स बन गईं और अलग-अलग तरह के जीवन को पनपने का मौका मिला। समुद्र में, खासकर खुले समुद्र में, माहौल उतना ज्यादा नहीं बदलता। और कोई वजह? दूसरी एक बहुत बड़ी वजह है कीड़े, यानी इंसेक्ट्स। कीड़े? हाँ, जमीन पर जितनी भी प्रजातियां हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा, शायद 80% तक कीड़ों का है। लेकिन समुद्र में कीड़े लगभग न के बराबर पाए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है जमीन और समुद्र की कुल प्रजातियों की संख्या में। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा, अब थोड़ा संरक्षण की बात करते हैं। हमने अक्सर ये शब्द सुना है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ये क्या होते हैं? हाँ, हॉटस्पॉट्स एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है संरक्षण के लिए। ये वो खास इलाके होते हैं दुनिया में जो दो बहुत कड़ी शर्तें पूरी करते हैं।
क्या शर्तें? पहली शर्त यह है कि उस इलाके में कम से कम 1500 ऐसे पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए जो सिर्फ वहीं मिलती हों, दुनिया में और कहीं नहीं। इन्हें स्थानिक या एंडेमिक प्रजातियां कहते हैं। 1500 स्थानिक पौधे, ये तो बहुत ज्यादा हुए। हाँ, और दूसरी शर्त यह है कि उस इलाके ने अपनी जो मूल वनस्पति थी उसका कम से कम 70% हिस्सा इंसानी गतिविधियों की वजह से खो दिया हो। 70%? बाप रे। हाँ, तो मतलब ये वो जगह हैं जहां बहुत ही ज्यादा अनोखा, यूनिक जीवन पाया जाता है और वो जीवन गंभीर खतरे में भी है। इन्हीं जगहों को हॉटस्पॉट कहा जाता है। और ये कितने हैं दुनिया में? दुनिया भर में ऐसे 36 हॉटस्पॉट पहचाने गए हैं। कमाल की बात यह है कि ये सब मिलकर पृथ्वी की जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा ही घेरते हैं। सिर्फ 2.4%? हाँ, लेकिन दुनिया के आधे से ज्यादा पौधों की प्रजातियां स्थानिक के तौर पर और करीब 43% जमीनी कशेरू की जीव यानी पक्षी, स्तनधारी, सरीसृप, उभयचर इन्हीं छोटे से हिस्से में पाए जाते हैं। और ये अक्सर वो जगहें भी होती हैं जो इंसानों को सबसे ज्यादा जरूरी सेवाएं देती हैं, जैसे साफ पानी, साफ हवा वगैरह। तो फिर तो इन्हीं हॉटस्पॉट्स पर सारा ध्यान लगाना चाहिए संरक्षण के लिए। क्या ये काफी है? देखिए, ये एक बहुत जरूरी रणनीति है, इसमें कोई शक नहीं। खासकर जब हमारे पास संसाधन सीमित होते हैं तो ये हमें बताता है कि कहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन हाँ, इसकी आलोचना भी होती है। किस तरह की आलोचना? कुछ लोग कहते हैं कि ये तरीका सिर्फ प्रजातियों की संख्या पर, खासकर पौधों की संख्या पर ज्यादा ध्यान देता है। हो सकता है कोई इलाका हॉटस्पॉट न हो, पर वहां कोई ऐसी प्रजाति रहती हो जो पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी हो, भले ही संख्या कम हो। यानी कीस्टोन प्रजाति। हाँ, जैसे कीस्टोन प्रजातियां। ये हॉटस्पॉट वाला तरीका शायद उन्हें नजरअंदाज कर दे और इसे एकमात्र समाधान मान लेना भी ठीक नहीं। कई जरूरी इकोसिस्टम जैसे बड़े घास के मैदान या वेटलैंड्स शायद हॉटस्पॉट की परिभाषा में फिट ना बैठें, पर उनका संरक्षण भी तो जरूरी है। तो ये एक जरूरी टूल है, पर अकेला नहीं। ठीक है, हॉटस्पॉट्स के अलावा और कौन से तरीके हैं ये तय करने के कि कहाँ ज्यादा ध्यान दे? एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है मेगा डाइवर्स देश का। ये उन देशों की लिस्ट है जहां दुनिया की सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अच्छा, तो ये देशों पर आधारित है? हाँ, इसमें सिर्फ प्रजातियों की कुल संख्या नहीं देखी जाती, बल्कि ये भी देखा जाता है कि उस देश में कितनी स्थानिक प्रजातियां हैं जो सिर्फ उसी देश में मिलती हैं, और क्या वहां समुद्री इकोसिस्टम भी है। भारत भी इन 17 मेगा डाइवर्स देशों में से एक है। अरे वाह! तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि ये उन देशों में राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाता है और उन्हें अपनी जैव विविधता बचाने के लिए प्रेरित करता है। ये हॉटस्पॉट वाले तरीके का पूरक है, उसे कॉम्प्लीमेंट करता है। और इन मेगा डाइवर्स देशों का कोई समूह भी है शायद? हाँ, बिल्कुल। समान विचारधारा वाले मेगा डाइवर्स देश, लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स कंट्रीज, LMMC नाम का एक समूह है। ये वही 17 देश हैं। इनमें दुनिया की लगभग 60-70% जैव विविधता पाई जाती है। इन देशों ने मिलकर आवाज उठाई है, खासकर आनुवंशिक संसाधनों के इस्तेमाल से होने वाले फायदों के सही बंटवारे को लेकर। जो नागोया प्रोटोकॉल बना है, उसमें इन देशों की अहम भूमिका रही है। अच्छा, और एक और नाम मैंने सुना था, होप स्पॉट्स। ये क्या है? ये नाम तो बड़ा पॉजिटिव लगता है। हाँ, ये वाकई एक बहुत अच्छी और सकारात्मक पहल है, और ये खास तौर पर समुद्रों के लिए है। होप स्पॉट्स समुद्र के वो खास इलाके हैं जिन्हें समुद्री स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। कैसे इलाके? ये वो जगह हो सकती हैं जहां बहुत अनोखा समुद्री जीवन हो, या जहां कोई इकोसिस्टम इंसानी असर से उभर रहा हो और उसे बचाने की जरूरत हो, या वो समुद्री जीवों के लिए माइग्रेशन का जरूरी रास्ता हो, या उनके प्रजनन की जगह हो। मतलब वो जगहें जो हमें उम्मीद देती हैं कि हम समुद्र को बचा सकते हैं। और इन्हें चुनता कौन है? सबसे अच्छी बात यही है, कोई वैज्ञानिक, कोई समुदाय, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी समुद्री जगह को होप स्पॉट के लिए नामांकित कर सकता है जो उसे लगता है कि खास है और जिसे बचाने की जरूरत है। ये एक तरह से लोगों को जोड़ने की कोशिश है समुद्री संरक्षण से। ये तो बहुत बढ़िया है। चलिए अब थोड़ा सा एक गंभीर विषय की तरफ आते हैं, विलुप्ति, यानी प्रजातियों का हमेशा के लिए खत्म हो जाना, एक्सटिंक्शन। हमारे स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? तब से नई प्रजातियां बनती रही हैं और पुरानी खत्म होती रही हैं। ये एक तरह का बैलेंस है। अनुमान तो ये है कि धरती पर अब तक जितनी भी प्रजातियां रही हैं, उनमें से 90% से ज्यादा, शायद 99% के करीब विलुप्त हो चुकी हैं। 99%? हाँ, शायद। जीवन का इतिहास बनने और बिगड़ने का ही इतिहास है।
लेकिन फिर ये महाविलुप्ति या मास एक्सटिंक्शन क्या है? महाविलुप्ति तब होती है जब बहुत ही कम भूवैज्ञानिक समय में, मतलब कुछ हजार या लाख सालों में, दुनिया की बहुत बड़ी संख्या में प्रजातियां एक साथ खत्म हो जाएं, सामान्य दर से कहीं ज्यादा तेजी से। और ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे बड़े कारण हो सकते हैं, जैसे जलवायु में बहुत बड़ा और तेज बदलाव आ जाए, या कोई बहुत बड़ा ज्वालामुखी फट जाए जो सालों तक राख और गैस उगलता रहे, या फिर जैसा डायनासोर के समय हुआ था, पृथ्वी से कोई बहुत बड़ा उल्कापिंड टकरा जाए। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि शायद कुछ सूक्ष्म जीवों, माइक्रोब्स ने भी इसमें भूमिका निभाई हो सकती है अतीत में। डायनासोर वाला तो हमें पता है, क्या इतिहास में और भी ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं? हाँ, डायनासोर वाला, जिसे केटी एक्सटिंक्शन कहते हैं, करीब 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था। 5वीं बड़ी महाविलुप्ति मानी जाती है। उससे पहले 4 और हो चुकी हैं। 4 और? हाँ, सबसे भयानक शायद तीसरी वाली थी, पर्मियन महाविलुप्ति, पर्मियन एक्सटिंक्शन, जो करीब 25 करोड़ साल पहले हुई थी। उसे द ग्रेट डाइंग भी कहते हैं। अंदाजा है कि उस समय समुद्र में रहने वाली 96% तक प्रजातियां और जमीन पर रहने वाली 70% तक प्रजातियां खत्म हो गई थी। बाप रे, 96% समुद्री प्रजातियां! ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। इसका क्या कारण था? उसका सटीक कारण आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। कई थ्योरीज हैं। हो सकता है बहुत बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी फटे हों, या जलवायु बहुत तेजी से बदली हो, या समुद्र में ऑक्सीजन खत्म हो गई हो। शायद इन सब चीजों का मिला जुला असर रहा हो। इतनी भयानक आपदाएं! क्या कोई ऐसा भी जीव है जो इन सब महाविलुप्तियों से बच निकला? कोई सुपर हीरो जीव? सुपर हीरो तो नहीं, पर हाँ, एक कमाल का, लगभग अविश्वसनीय जीव है टार्डीग्रेड। इसे वाटर बेयर भी कहते हैं। टार्डीग्रेड, ये क्या होता है? ये एक बहुत ही छोटा, मुश्किल से 1.5 मिलीमीटर लंबा जीव है, पर ये इतना ज्यादा मजबूत है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि ये 5 बड़ी महाविलुप्तियों को झेल गया। 5 को? कैसे? ये लगभग अमर जैसा है। ये भयानक ठंड, -200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा गर्मी, 150 डिग्री सेल्सियस तक, अंतरिक्ष के वैक्यूम को, भयानक रेडिएशन को, यहां तक कि बिना खाए पिए सालों तक एक तरह की सूखी हुई अवस्था में रह सकता है। जब हालात ठीक हो तो पानी मिलते ही ये फिर से जिंदा हो जाता है। आज की क्या स्थिति है? क्या हम फिर से किसी ऐसी महाविलुप्ति के दौर से गुजर रहे हैं? दुख की बात है, लेकिन हाँ, ज्यादातर वैज्ञानिक अब यही मानते हैं। हम इस समय 6ठी महाविलुप्ति, 6th मास एक्सटिंक्शन के बीच में हैं, और ये डायनासोर के खत्म होने के बाद से प्रजातियों के खत्म होने की सबसे तेज दर है। और इस बार कारण? इस बार कारण कोई उल्कापिंड या ज्वालामुखी नहीं है। इस बार कारण लगभग पूरी तरह से हम इंसान हैं। हमारी गतिविधियां जैसे हम जंगलों को काट रहे हैं खेती या शहरों के लिए, हैबिटेट लॉस, हम प्रदूषण फैला रहे हैं हवा, पानी, मिट्टी में, पोल्यूशन, हम जरूरत से ज्यादा शिकार कर रहे हैं या मछली पकड़ रहे हैं, ओवर हार्वेस्टिंग, हम बाहरी प्रजातियों को नई जगहों पर ले जा रहे हैं जो वहां के मूल जीवों को नुकसान पहुंचा रही हैं, इन्वेजिव स्पीशीज, और सबसे बढ़कर जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। ये सब मिलकर प्रजातियों को इतनी तेजी से खत्म कर रहे हैं जो प्राकृतिक दर से कहीं ज्यादा है। आंकड़े क्या कहते हैं? कितना बुरा हाल है? आंकड़े बहुत चिंताजनक हैं। IUCN, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जो दुनिया भर की प्रजातियों का स्टेटस देखता है, उनके अनुसार हजारों प्रजातियां आज विलुप्ति के गंभीर खतरे में हैं। उभयचर, एम्फीबियंस जैसे मेढक, सैलमेंडर, उन पर खतरा सबसे ज्यादा है। शायद उनकी 1/3 से ज्यादा प्रजातियां खत्म होने के कगार पर हैं। कुछ अनुमान तो कहते हैं कि उनकी विलुप्ति की मौजूदा दर सामान्य प्राकृतिक दर से 25,000 से 45,000 गुना ज्यादा हो सकती है। 45,000 गुना? हे भगवान! और दूसरे जीवों का क्या हाल है? पक्षी, मछलियां? पक्षियों की भी कई प्रजातियों की आबादी तेजी से घट रही है। लगभग 12% खतरे में मानी जाती हैं। मछलियों में खासकर बड़ी शिकारी मछलियां जैसे शार्क और रे, उनमें से 1/3 से ज्यादा पर खतरा मंडरा रहा है। और स्तनधारी? हम खुद स्तनधारी हैं। हाँ, स्तनधारियों की हालत भी अच्छी नहीं है। हमारे करीबी रिश्तेदार प्राइमेट्स, बंदर, लंगूर, लीमर वगैरह, उनमें से लगभग आधे विलुप्ति के खतरे में हैं। कुल मिलाकर दुनिया के लगभग 5,500 ज्ञात स्तनधारियों में से आधे की आबादी घट रही है और लगभग 5वां हिस्सा सीधे विलुप्ति के खतरे में है। समुद्री स्तनधारी जैसे व्हेल और डॉल्फिन भी बहुत तेजी से खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। और पौधों की स्थिति भी बहुत गंभीर है। जिन पौधों का मूल्यांकन हुआ है
उनमें से लगभग 68% खतरे में हैं। पौधे बेचारे भाग भी नहीं सकते अगर उनका माहौल बदलता है या खत्म होता है। तो हाँ, ये संकट हर तरफ है, जमीन पर, पानी में, पौधों में, जानवरों में। ये तो बहुत ही भयानक तस्वीर है। इन सारे नुकसानों के पीछे जो मुख्य कारण आपने बताए, पर्यावास विनाश, प्रदूषण वगैरह, क्या उन्हें थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं? वो हिप्पो वाला कुछ होता है ना? हाँ, हिप्पो एक आसान तरीका है इन मुख्य कारणों को याद रखने का, हालांकि क्रम थोड़ा अलग हो सकता है। H, हैबिटेट लॉस, पर्यावास विनाश, ये शायद सबसे बड़ा कारण है। मतलब जीवों के रहने की जगहों का खत्म होना। जंगल कट गए, तालाब भर दिए, घास के मैदानों पर खेती होने लगी, ये है हैबिटेट लॉस। इसी में आता है हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, यानी बड़े जंगल या इलाके को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, जैसे बीच में से सड़क निकाल दी। और हैबिटेट डिग्रेडेशन, यानी जगह तो है पर उसकी क्वालिटी खराब हो गई, जैसे प्रदूषण से या किसी और वजह से। ठीक है, H हो गया, फिर I? इन्वेजिव स्पीशीज, आक्रामक प्रजातियां। ये वो बाहरी पौधे या जानवर हैं जिन्हें हम इंसान जानबूझकर या अनजाने में किसी नई जगह ले जाते हैं, और वो वहां तेजी से फैलकर वहां की मूल प्रजातियों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कोई भारी मछली लाकर तालाब में डाल दी और उसने वहां की सारी देसी मछलियों को खा लिया, या कोई पौधा जो इतनी तेजी से फैला कि बाकी पौधों को जगह ही नहीं मिली। फिर P, 2 P हैं शायद। हाँ, पहला P, पोल्यूशन। इसमें हर तरह का प्रदूषण आता है, हवा, पानी, मिट्टी का, प्लास्टिक, केमिकल फैक्ट्री का कचरा, कीटनाशक, और एक बहुत बड़ा खतरा है पोषक तत्वों का प्रदूषण, खासकर नाइट्रोजन और फास्फोरस का, जो खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरकों से आता है। उर्वरकों से प्रदूषण, वो कैसे? ये उर्वरक जब बारिश के पानी के साथ बहकर नदियों और झीलों में पहुंचते हैं तो वहां ये शैवाल को बहुत तेजी से बढ़ने में मदद करते हैं। इसे सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहते हैं। जब ये शैवाल मरते हैं तो उन्हें गलाने वाले बैक्टीरिया पानी की सारी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे मछलियां और दूसरे जलीय जीव दम घुटने से मर जाते हैं। अच्छा, और इसी से जुड़ा वो बायो एक्यूमुलेशन भी है शायद? हाँ बिल्कुल, जैव संचय, बायो एक्यूमुलेशन या जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। इसका मतलब है कि कुछ जहरीले केमिकल्स जैसे DDT या पारा जो पर्यावरण में घुलते नहीं हैं, वो खाद्य श्रृंखला में नीचे से ऊपर जाते हुए जीवों के शरीर में जमा होते जाते हैं। मतलब छोटी मछली ने थोड़ा केमिकल खाया, उसे बड़ी मछली ने खाया तो उसमें ज्यादा जमा हुआ, उसे किसी पक्षी ने खाया तो उसमें और भी ज्यादा जमा हो गया। सबसे ऊपर वाले शिकारी के शरीर में ये जहर इतना जमा हो जाता है कि वो उसके लिए जानलेवा बन सकता है। समझ गए। तो ये था पहला P, दूसरा P क्या है? दूसरा P है पॉपुलेशन, जनसंख्या, यानी बढ़ती हुई मानव जनसंख्या। देखिए, 1800 में दुनिया की आबादी 1 अरब से कम थी। आज हम लगभग 8 अरब हैं। इतने ज्यादा लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए ज्यादा खाना, ज्यादा जमीन, ज्यादा पानी, ज्यादा ऊर्जा, प्रकृति पर दबाव तो बढ़ना ही है। ये एक बुनियादी कारण है। और आखिरी O? ओवर हार्वेस्टिंग या ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अतिदोहन। इसका मतलब है किसी भी प्राकृतिक संसाधन का, चाहे वो पेड़ हों, मछलियां हों या कोई और जीव, इतनी तेजी से इस्तेमाल करना कि वो दोबारा पनप ही ना पाए। जैसे किसी मछली को इतना ज्यादा पकड़ लेना कि उसकी नस्ल ही खत्म होने लगे, या किसी जानवर का शिकार इतना करना कि वो बचे ही नहीं। तो ये हिप्पो हुआ, हैबिटेट लॉस, इन्वेजिव स्पीशीज, पोल्यूशन, पॉपुलेशन, ओवर हार्वेस्टिंग। हाँ, और इनके साथ ही जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज भी अब एक बहुत बड़ा और बढ़ता हुआ खतरा बन गया है। तापमान बढ़ रहा है, मौसम के पैटर्न बदल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। ये सब चीजें सीधे सीधे जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रही हैं। और फिर बीमारियां हैं, अवैध शिकार है, कई कारण मिलकर काम कर रहे हैं। और इस सारे नुकसान का, इस जैव विविधता के कम होने का असर क्या होता है? क्या सिर्फ कुछ प्रजातियां कम हो जाती हैं या कुछ और भी होता है? नहीं, असर बहुत गहरा और दूर तक जाता है। सिर्फ प्रजातियां कम नहीं होती, पूरा का पूरा इकोसिस्टम कमजोर हो जाता है। कैसे? देखिए, जब प्रजातियां कम होती हैं तो इकोसिस्टम की जो उत्पादकता है वो घट जाती है। मतलब वो कम भोजन पैदा कर पाता है, कम बायोमास बना पाता है। जो सेवाएं वो हमें मुफ्त में देता था, जैसे साफ पानी देना, हवा साफ करना, मिट्टी को बचाना, फसलों का परागण करना, जलवायु को कंट्रोल करना, उन सेवाओं की क्वालिटी गिरने लगती है। पूरा इकोसिस्टम का जो ढांचा है, जो उसका कामकाज है, वो खतरे में पड़ जाता है। चीजें असंतुलित हो जाती हैं। और एक और चिंताजनक बात हो रही है, जिसे वैज्ञानिक पारिस्थितिकीय तंत्र समरूपीकरण कहते हैं। इकोसिस्टम होमोजेनाइजेशन। मतलब दुनिया भर के इकोसिस्टम अपनी जो अनोखी पहचान थी,
जो विविधता थी वो खोते जा रहे हैं और एक जैसे बनते जा रहे हैं। जैसे हर शहर में आपको वही कुछ गिने चुने पेड़ या पक्षी दिखें और स्थानीय प्रजातियां गायब हो जाएं। ये विविधता का नुकसान है। और इसका इंसानों पर क्या असर पड़ता है, आर्थिक या सामाजिक रूप से? असर बहुत बड़ा है। सबसे पहले तो हमारी खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ती है, जैसा हमने पहले बात की। भविष्य में नई दवाएं खोजने के मौके कम हो जाते हैं। बहुत से उद्योग जैसे पर्यटन, मछली पालन, वानिकी सीधे प्रभावित होते हैं। और इसका सबसे बुरा असर अक्सर गरीब समुदायों पर पड़ता है, जो अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे प्रकृति पर निर्भर होते हैं। तो ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे समाज और हमारी सेहत से जुड़ा मुद्दा है। ये तो वाकई बहुत चिंताजनक है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसे बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? संरक्षण के तरीके क्या हैं? हाँ, अच्छी बात यह है कि बहुत कुछ किया जा सकता है और किया भी जा रहा है। मोटे तौर पर संरक्षण के दो मुख्य तरीके हैं। कौन कौन से? पहला है स्वस्थानीय संरक्षण, या अंग्रेजी में कहें तो इन सीटू कॉन्जर्वेशन। इन सीटू, इसका क्या मतलब है? इन सीटू का मतलब है उसी जगह पर, यानी प्रजातियों को उनके अपने प्राकृतिक घर में, उनके मूल निवास स्थान में ही बचाना। इसके लिए हम क्या करते हैं कि उन प्राकृतिक इलाकों को कानूनी तौर पर सुरक्षित घोषित कर देते हैं, जैसे नेशनल पार्क बनाना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना, बायोस्फीयर रिजर्व बनाना। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है या काजीरंगा है? हाँ, बिल्कुल। इन जगहों पर मानवीय दखलंदाजी को कम किया जाता है, ताकि वहां के जीव जंतु और पेड़ पौधे बिना किसी डर के रह सके और फल फूल सकें। इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सबसे प्राकृतिक तरीका है। जीव अपने असली माहौल में रहते हैं, उन्हें वहीं विकसित होने का मौका मिलता है। और आप सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम को बचाते हैं, जिसमें हजारों जानी अनजानी प्रजातियां एक साथ रहती हैं। ये अक्सर ज्यादा सस्ता और टिकाऊ तरीका भी माना जाता है। लेकिन इसकी कुछ मुश्किलें भी होंगी। हाँ, मुश्किल ये है कि इसके लिए काफी बड़े इलाके की जरूरत होती है, और उन बड़े इलाकों को अवैध शिकार, अतिक्रमण और दूसरे खतरों से बचाना भी एक बड़ी चुनौती होती है। ठीक है, ये हुआ इन सिटू। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है परस्थानीय संरक्षण, यानी एक्स सिटू कॉन्जर्वेशन। एक्स सिटू मतलब बाहर? हाँ, एक्स सिटू मतलब जगह से बाहर। इसमें हम क्या करते हैं कि जो प्रजातियां अपने प्राकृतिक घर में बहुत ज्यादा खतरे में हैं, उन्हें वहां से निकालकर किसी सुरक्षित कंट्रोल जगह पर ले आते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, उनका प्रजनन करवाते हैं। जैसे कि चिड़ियाघर, जू या वनस्पति उद्यान, बोटैनिकल गार्डन्स, या फिर और भी आधुनिक तरीके हैं जैसे बीज बैंक्स, सीड बैंक्स, जहां पौधों के बीजों को बहुत कम तापमान पर सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, या जीन बैंक्स, जहां जानवरों के शुक्राणु, अंडे या भ्रूण को जमा करके रखा जाता है। फील्ड जीन बैंक्स भी होते हैं, जहां पौधों को खेतों में उगाकर सुरक्षित रखते हैं। अच्छा, तो इसका क्या फायदा है? इसका फायदा यह है कि जो प्रजातियां विलुप्त होने के बिल्कुल कगार पर हैं, उन्हें तुरंत बचाया जा सकता है। उन्हें एक सुरक्षित माहौल मिलता है, उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। आधुनिक जेनेटिक तकनीकों का इस्तेमाल करके उनकी आनुवांशिक विविधता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। और अगर भविष्य में उनके जंगल का माहौल सुधरता है, तो इन बंदी बनाए गए जीवों को वापस जंगल में छोड़ा भी जा सकता है, रीइंट्रोडक्शन। लेकिन इसके भी कुछ नुकसान होंगे? हाँ, नुकसान ये है कि ये अक्सर बहुत महंगा होता है। हर प्रजाति के लिए ये संभव भी नहीं है, और जानवर अपने प्राकृतिक व्यवहार से दूर हो जाते हैं। उन्हें जंगल में वापस छोड़ने में दिक्कतें आ सकती हैं। ये तरीका अक्सर कुछ खास, बड़ी या आकर्षक प्रजातियों पे ही ज्यादा ध्यान नहीं पाता है। तो मतलब दोनों तरीकों की अपनी अपनी जगह है? बिल्कुल। इन सिटू और एक्स सिटू ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। ज्यादातर संरक्षण कार्यक्रमों में दोनों का मिला-जुला इस्तेमाल होता है। चलिए अब थोड़ा भारत पर आते हैं। भारत में जैव विविधता की क्या स्थिति है? यहाँ क्या खास है? अरे, भारत तो जैव विविधता के मामले में कमाल का देश है। हम दुनिया के 17 मेगा डाइवर्स देशों में से एक है। सोचिए, हमारे पास दुनिया की जमीन का सिर्फ 2.4 या 2.5% हिस्सा है, लेकिन दुनिया की 7 से 8% ज्ञात प्रजातियां यहीं भारत में पाई जाती हैं। सिर्फ 2.5% जमीन पर 8% प्रजातियां, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर हम अलग अलग ग्रुप्स को देखें तो दुनिया के 7.6% स्तनधारी, 12.6% पक्षी, 6.2% सरीसृप, 4.4% उभयचर, 11.7% मछलियां और 6% फूलों वाले पौधे भारत में मिलते हैं।
ये आंकड़े बताते हैं कि हम कितने ज्यादा समृद्ध हैं इस मामले में। और ये विविधता पूरे देश में एक जैसी है या अलग-अलग है? नहीं, बहुत अलग-अलग है। भारत इतना विविध है कि इसे 10 अलग-अलग जैव भौगोलिक क्षेत्रों बायोजियोग्राफिक जोन्स में बांटा गया है। हर क्षेत्र की अपनी खास जलवायु है, अपनी मिट्टी है, अपनी वनस्पति है और अपने खास जीव जंतु हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, लद्दाख वाला इलाका, ठंडा सूखा रेगिस्तान। वहां आपको हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड मिलेगा, आइबेक्स मिलेगा। फिर आता है हिमालयी क्षेत्र, कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व तक। यहाँ घने जंगल हैं, आपको कस्तूरी मृग, मस्क डियर मिल सकता है, भारल मिल सकता है। फिर पश्चिम में जाइए तो मरुस्थलीय क्षेत्र है, थार का रेगिस्तान, कच्छ का रण, वहाँ चिंकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी जैसे जीव हैं। उसके थोड़ा दक्षिण में अर्धशुष्क क्षेत्र है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा। यहाँ आपको काला हिरण मिलेगा। और हाँ, गिर के जंगल में एशियाई शेर, जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। हाँ, गिर के शेर तो बहुत मशहूर है। फिर दक्षिण में आता है पश्चिमी घाट। ये तो एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यहाँ सदाबहार जंगल हैं, नीलगिरी तहार है, मालाबार जायंट गिलहरी है, बहुत कुछ है। पश्चिमी घाट के बाद फिर है दक्कन का पठार, जो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर्णपाती जंगल हैं, आपको चीतल, सांभर, गौर, हाथी मिलेंगे। फिर पूर्व की तरफ गंगा का मैदानी क्षेत्र है, बहुत उपजाऊ इलाका। यहाँ आपको गैंडा, दलदली हिरन मिल सकते हैं। और फिर है उत्तर पूर्व क्षेत्र, ये तो कमाल की जगह है। यहाँ भारत, इंडो मलय और इंडो चीनी तीनों क्षेत्रों का मिलन होता है। पौधों की विविधता यहाँ सबसे ज्यादा है। यहाँ आपको नामदफा, उड़ने वाली गिलहरी जैसी अनोखी चीजें मिलेंगी। और तटीय इलाके और द्वीप। हाँ, फिर आता है तटीय क्षेत्र, हमारी लंबी कोस्टलाइन। यहाँ मैंग्रोव जंगल हैं, समुद्री जीव हैं जैसे डुगोंग, डॉल्फिन, ऑलिव रिडले कछुए। और आखिरी में है हमारे द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार। यहाँ स्थानिकता बहुत ज्यादा है, मतलब ऐसी प्रजातियां जो सिर्फ वहीं मिलती हैं, जैसे नारकोडम हॉर्नबिल पक्षी। यहाँ कोरल रीफ्स भी हैं, मैंग्रोव भी हैं। तो आप देख सकती हैं भारत में कितनी ज्यादा विविधता है। वाकई ये तो कमाल है। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि जैव विविधता कितनी ज्यादा जटिल है, हर चीज कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और ये हमारे ग्रह के लिए और हमारे अपने लिए कितनी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, और ये भी साफ है कि इसे बचाना कितना जरूरी और कितना चुनौतीपूर्ण काम है। चाहे वो हॉटस्पॉट्स पर ध्यान देना हो, या मेगा डाइवर्स देश होने की जिम्मेदारी निभाना हो, या होप स्पॉट्स जैसी नई पहलों को बढ़ावा देना हो, या फिर अपने नेशनल पार्क और सैंक्चुरी को ठीक से मैनेज करना हो, या चिड़ियाघरों और बीज बैंकों के जरिए प्रजातियों को बचाना हो, हर प्रयास बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। स्रोत में कीस्टोन प्रजातियों का जिक्र था, आपने भी पहले जिक्र किया था। ये वो प्रजातियां जो अपने पूरे इकोसिस्टम को एक तरह से बांध कर रखती हैं, जैसे किसी पुराने पत्थर के पुल में जो बीच का खास पत्थर होता है ना, कीस्टोन, जो पूरे आग को संभाले रखता है। हाँ सही कहा। से वो शिकारी जो शिकार की आबादी को काबू में रखता है, या वो पेड़ जो सैकड़ों दूसरे जीवों को खाना और आसरा देता है, या वो बीवर जो बांध बनाकर पूरे वेटलैंड का माहौल बदल देता है। अगर ये कीस्टोन प्रजातियां खत्म हो जाएं, तो क्या हम सच में अंदाजा भी लगा सकते हैं कि पूरा ढांचा, पूरा इकोसिस्टम कैसे और कितना ज्यादा बदल जाएगा? ये सिर्फ एक प्रजाति के खोने से कहीं ज्यादा गहरा सवाल है ना? हाँ, ये बहुत गहरा सवाल है, और इसका जवाब शायद यही है कि हम पूरी तरह अंदाजा नहीं लगा सकते। इकोसिस्टम इतने जटिल होते हैं कि एक कीस्टोन प्रजाति के हटने से ऐसे असर हो सकते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी ना हो। ये हमें याद दिलाता है कि हर प्रजाति की अपनी अहमियत है, और हमें इस पूरे ताने बाने को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।